जय हिंद साथियों। मैं रंजीत आपका अपने चैनल सिल्क स्कोर में स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हमारी दूसरी क्लास है और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आप इसमें जीवन परिचय संक्षिप्त में लिखना सीखेंगे और ज़्यादा नहीं बताएंगे, केवल एक दो जीवन परिचय काफ़ी है। तो चलते हैं अपने सेशन की तरफ। ठीक है साथियों, देखो बोर्ड में आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा कि निम्नलिखित लेखकों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। और दिया होगा जैसे चार दिए हो, दो तीन दिए हो, उनमें से आपको एक लिखना है। तो इसमें हम जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो आ जाए। तो साथियों देखो, जयशंकर प्रसाद, तो इनका जन्म इसी टाइप से आपको लिखना है। संक्षिप्त में जब लिखोगे तो ना इसी प्रकार से पहले जन्म लिखना है, फिर जन्म स्थान लिखना है, पिता का नाम लिखना है, माता का नाम, उच्च शिक्षा, भाषा, शैली, साहित्य में पहचान, प्रमुख रचना है। आपको इनमें से कुछ छूट भी जाए तो भी कोई परेशानी नहीं है साथियों, पर इसी टाइप से कोशिश करना लिखने की। और मेरे ख्याल से ना आप दो याद कर लेने, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और एक जयशंकर प्रसाद का। इन दोनों में से एक आपको अवश्य मिलेगा एग्जाम में। ठीक है साथियों, तो हम जैसे जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था जयशंकर प्रसाद जी का। जन्म स्थान के आगे उनका जन्म स्थान लिखते हैं, काशी यूपी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पिता का नाम देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी, और उनकी उच्च शिक्षा काशी विश्वविद्यालय में ही हुई। अच्छा, भाषा खड़ी बोली, शैली भावात्मक 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 चित्रात्मक। ठीक है, थोड़ा सॉरी मिस्टेक हुआ अगर। साहित्य में पहचान, छायावादी कवि बोलते हैं, छायावादी लेखक या छायावादी के प्रवर्तक, कुछ भी लिख सकते हो इधर आगे। ठीक है साथियों, इनकी प्रमुख रचनाएं, सभी को रचनाएं लिखनी है अंत में। और कहानी ममता है, इंद्रजाल है, उपन्यास इरावती, तितली, निबंध काव्य और कला, महाकाव्य कामायनी, नाटक ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त। ठीक है साथियों, तो इस टाइप से लिख सकते हो। अगले जीवन परिचय में बताऊंगा, मैं डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अगर आपको ये सब याद हो तो इस तरीके से लिख दो, नहीं याद हो तो डायरेक्ट भी लिख दो। ये उन साथियों के लिए जिनको जीवन परिचय एक साथ पूरे मतलब पूरा लिखना नहीं आता है, तो संक्षिप्त में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है साथियों, अब हमारा इधर आता है दूसरा खंड। इनकी मृत्यु रहेगी साथियों, मृत्यु लास्ट में अवश्य लिखें। बीच में जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, ये सब लिखने के बाद अंतिम अंत में मृत्यु अवश्य लिखें। तो इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी वाराणसी में ही हुई थी। ठीक है साथियों, अब आता है ये, देखो साथियों, जैसे अगला यही दिया होगा, इसमें भी हमें जीवन परिचय लिखना है। ये कवि दिए सूरदास, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पद, तुलसीदास। मैंने मैथिली शरण गुप्त का लिखा है। ठीक है, आप दो याद रखेंगे, एक सूरदास और एक मैथिली शरण गुप्त, दोनों में से एक अवश्य मिलेगा। तो मैथिली शरण गुप्त, इनका जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान इनका चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में। पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त और माता का नाम काशीबाई। उपाधि राष्ट्रकवि और पद था इनका सांसद। गांधी जी द्वारा राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई थी इनको, यानी गांधी जी ने दी थी राष्ट्रकवि की उपाधि। भाषा खड़ी बोली, ब्रजभाषा दोनों ही थी। गुरु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। प्रमुख रचनाएं, देखो मैं इस टाइप से बता रहा था, इधर मैंने ऐसे लिखी थी। अगर आप ऐसे नहीं लिख पाते हो तो आप इस तरीके से डायरेक्ट लिख सकते हो। प्रमुख रचनाएं साकेत, यशोधरा, नहुस, पंचवटी, विष्णुप्रिया, भारत भारती आदि। और मैथिली शरण गुप्त जी की मृत्यु 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को हो गई थी। ठीक है साथियों, संक्षिप्त जीवन परिचय मेरे ख्याल से आप इन दोनों को ही याद कर लो।
बाकी का मत करो क्योंकि शायद ये दोनों ही मिल जाए, बट फिर भी सूरदास जी का मैथिली शरण गुप्त के साथ और जयशंकर प्रसाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल, एक मतलब दो इसमें और दो पद में आपको याद रखने, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर नहीं आते हैं तो आप लिख दोगे। ठीक है साथियों, अब हम चलते हैं अपना, तो साथियों अब हम आते हैं खंड बा पे। अब देखिए साथियों, इसमें इस टाइप से आता है कि निम्नलिखित गद्यांशों में किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दो गद्यांश दिए होते हैं, का में ये दिया है मानव मन सदा से ही, ठीक है, और खा में दिया है हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, और एंड में अंधा बना रही है। ठीक है साथियों, तो मुझे पहला वाला नहीं आ रहा कि किस पार्ट से है, इसके रचयिता कौन है, तो मैं इसको नहीं लिखने वाला हूँ। मुझको ये आ रहा है तो मैं ये लिखूंगा। ठीक है साथियों, अब मैं लिखता कैसे हूं या आपको कैसे लिखना है देखना। ठीक है, तो अपना ये यहाँ पे है हे भगवान लिखा और डॉट 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 किया, बना रही है। ठीक है, तो संदर्भ लिखेंगे हम प्रस्तुत गद्यांश। अब गद्य खंड है ना, तो इसलिए गद्यांश लिखने वाले हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे लिख लेना। मैंने लिखा है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से ली गई हैं। साथियों, जो गद्य खंड है, पाठ का नाम है, ठीक है, ये थोड़ा अलग अलग लिखना है, और लेखक का नाम भी अलग एन से लिख दो या डबल इन्वर्टेड कॉमा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दो। तो संदर्भ ऐसे ही लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से ली गई हैं। इसके लेखक छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है साथियों, अब सेकंड पॉइंट या सेकंड प्रश्न होता है उसमें व्याख्या करो, तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे लेखक कहता है कि, अब ये वाली लाइन इन हे भगवान वाली पंक्तियों से मैच नहीं खाती है, तो मैंने इसको ऐसे बता दिया। ऐसे भी लिख सकते हो कि इन पंक्तियों में लेखक ने ममता के भावों व उसकी ईमानदारी को व्यक्त करते हुए कहा है। फिर आप पंक्तियों को पढ़ते जाओगे और व्याख्या करते जाना। ठीक है साथियों, इसके आगे अब आते हम लोग हल क्रमांक 22 यानी 22वें क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित पदांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है कि नर की अरुणल नीर की कते के कर जोई। मेरे को बस इतना पता है कि ये बिहारी जी का है, बिहारी सत्सई से। अब 10th क्लास में कौन सा पार्ट है नहीं पता है, तो मैं इसको नहीं लिखने वाला हूँ। देखता हूँ अब अथवा में क्या दिया है। अथवा में दिया है कि अणुयुक्त बने धरा जीवन हित स्वर्ग सृजन का साधन मानवता ही विश्व सत्य भूराष्ट्र करे आत्मा। और अंत में है कि स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। तो बस वैसे ही लिखना है। ठीक है, फिर पहला क्वेश्चन है संदर्भ और व्याख्या। तो याद रखना साथियों, पद में जब हम करेंगे तो संदर्भ के बाद प्रसंग लिखेंगे। ठीक है, प्रसंग के बाद फिर व्याख्या करेंगे, और व्याख्या के बाद फिर काव्यगत सौंदर्य करते हैं। और फिर ये थर्ड क्वेश्चन होता है हृदय सिंधु में कौन सा अलंकार है, तो आपको ये थर्ड क्वेश्चन भी लिखना होता है। ऐसे ही इसमें तीसरा क्वेश्चन था, आपको वो भी लिखना था, मैंने लिखा नहीं है कि विपद के लिए इतना आयोजन, यहाँ इतना आयोजन के द्वारा किस आयोजन की बात की गई है। ठीक है, तो हम इन पंक्तियों को देखते हैं, अड़युग वाली और लास्ट में चंद्रानंद। ठीक है, तो हमारा ये रहा कि अड़युग बने डॉट 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 फिर देख चंद्रानंद। ठीक है, संदर्भ लिखते हैं हम, वही उसी प्रकार से लिखेंगे, बस ये पद में आ गए ना तो पदखंड हो जाएगा, और गद्यांश की जगह पद्यांश हो जाएगा, और लेखक की जगह रचयिता या कवि लिख सकते हैं। ठीक है, संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित चंद्रलोक में प्रथम बार नामक शीर्षक से अवतरित है।
इसके कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। ठीक है, देखो साथियों, शीर्षक पाठ दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। ठीक है, और अवतरित हैं या ली गई हैं एक ही बात होती है। और पाठ का नाम, लेखक का नाम और किस खंड से है, इसको अलग पेन से लिख सकते हो। लग्जर पेन आते हैं जो कलरफुल, उनमें से कोई से यूज करके लिख सकते हो। ठीक है, अब संदर्भ के तुरंत बाद आपको प्रसंग लिखना है। प्रसंग क्या है कि इन पंक्तियों में, देखो प्रसंग में हम वह लिखते हैं जो हमारा इन पंक्तियों में मतलब बात कही जा रही है, किसके रिलेटेड कही जा रही है, तो अपने शब्दों में यह लिख दिया जाता है प्रसंग में। ठीक है, तो मैंने लिखा है कि प्रसंग में इन पंक्तियों में यह बताया गया है, यह कामना की गई है कि वैज्ञानिक गुण मानव जीवन के लिए कल्याणकारी हो या सिद्ध हो। ठीक है, अच्छा इसकी थोड़ी व्याख्या बता दूं कैसे करनी है। व्याख्या हेडिंग आएगी, फिर लिखेंगे कि कवि कहना चाहता है कि विज्ञान का संपूर्ण विकास मानव जीवन के कल्याण के लिए ही होना चाहिए। ये मैंने बस एक ही लाइन लिख के बता दिया, बाकी का आप डॉट 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 मतलब बहुत सारा लिख सकते हो बना बना के। ठीक है, अब पद में हमें काव्यगत सौंदर्य लिखना अवश्य जरूरी होता है, तो काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। ठीक है, हेडिंग डालेंगे व्याख्या के जस्ट बाद काव्यगत सौंदर्य, फिर इनमें भाषा, शैली, रस, गुण, अलंकार और भी एक आध लिख सकते हो आप। भाषा में खड़ी बोली, साहित्यिक, अगर जैसे सूरदास जी लिखते हैं तो यहाँ पे आप ब्रज भाषा लिख सकते हो। ठीक है, शैली प्रेमात्मक, जो प्रतीकात्मक, भावात्मक, है ना, और रस शांत रस, गुण प्रसाद, माधुर्य, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो जो आपको पता हो। मैंने सुमित्रानंदन पंत जी के लिखा है ना पाठ का, तो उनके हिसाब से लिखा है। तो काव्यगत सौंदर्य आपको बहुत जरूरी है लिखना अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए। भाषा, शैली, रस, गुण ऐसे ही हेडिंग डाल के इधर यही लिख देना, तब भी नंबर दे देंगे टीचर। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं अपना संस्कृत के लिए। देखो साथियों, अगला खंड है हमारा संस्कृत का, और संस्कृत में इस टाइप से प्रश्न होगा। मान लो प्रश्न नंबर 23 है, यानी 23। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब ये लिखा है, विश्वस्य सृष्टा ईश्वर एक एव इत भारतीय संस्कृति मूलत, यानी विश्वस्य माने संसार में, सृष्टा माने सृष्टि का रचनाकार या सृष्टि की रचना करने वाला, ईश्वर एक, एव माने है, ठीक है, इत माने यह भारतीय संस्कृत मूल है। ठीक है, इस टाइप से ये वाला है। अब दूसरा अथवा में दिया है, मेरे को दूसरा नहीं आ रहा तो मैं नहीं करने वाला हूँ, मुझे पहला आ रहा है तो मैं पहला ही करने वाला हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया था कि संदर्भ सहित व्याख्या करो, और नंबर भी हमें 2+3 में मिलने वाले हैं ना, तो अब हम ऐसे ही करने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो अब हम ऐसे ही करने वाले हैं, वैसे ही लिखेंगे विश्व सृष्टा डॉट 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 संदेशा, फिर संदर्भ हेडिंग डालेंगे। संदर्भ वही रहेगा कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से ली गई हैं। ठीक है, ये संदर्भ हेडिंग डाल ली। अब इसका हम हिंदी अनुवाद करते हैं, जो मैंने आपको बताया वही लिखने वाला हूँ, बस थोड़ा बाकी का आप पूरा लिख सकते हो बना बना के। हिंदी अनुवाद कि संसार की रचना करने वाला ईश्वर एक ही है, यह भारतीय संस्कृति का मूल है। या हम हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे, व्याख्या नहीं डालेंगे संस्कृत में। ठीक है, अब साथियों मैंने कुछ प्रश्न दिए, आपको इनके उत्तर देने। ठीक है, जैसे भूले बिसरे चित्र, मुंशी प्रेमचंद्र ने, यशपाल ने, भगवती चरण वर्मा ने, किसने लिखा है, आपको सही टिक लगाना है। ठीक है, मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ सही टिक, क्या आप टिक तो नहीं लगा पाओगे, इनमें से एक आंसर है, आप लिख के दे सकते हो, और मैं बता दे रहा हूँ भूले बिसरे चित्र, कमेंट में बता सकते हो भगवती चरण वर्मा। ठीक है, और 84 वैष्णव की वार्ता, ये गोकुलनाथ जी है। ठीक है, अब इंदुमती किसकी रचना है, ये आपको कमेंट में बताना है, और चंद छंद वर्णन की महिमा के रचनाकार का नाम बताना है। ठीक है साथियों, आई होप कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, एग्जाम बहुत पास है साथियों।
ये मेरी दूसरी वीडियो है। तीसरी आने वाली है जिसमें हम व्याकरण की व्याकरण को देखने वाले हैं, फिर मुक्तदूत खंड काव्य को देखेंगे। ठीक है साथियों, तो आपसे अनुरोध है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर अपने दोस्तों को भेजें जो 10th में हो, जिनको लगता है कि मतलब ये पढ़ते नहीं है ज़्यादा, तो उनका काम इतने में हो जाएगा, हिंदी में अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है साथियों, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।